नमस्कार दोस्तों, 28 अप्रैल 2021 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। वैसे टोटल 7 एडिटोरियल्स है दोस्तों। 7 में से 6 एडिटोरियल्स किसी न किसी फॉर्म से कोरोना वायरस के साथ रिलेटेड है। पहला एडिटोरियल जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो है अ पेटेंटली रॉन्ग रिजीम। यहाँ पे क्या बात की जा रही है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात की जा रही है। वैक्सीन जिस कंपनी ने बनाई है, क्या उस वैक्सीन को कुछ समय तक बेचने के लिए पूरा जो राइट है क्या केवल उस कंपनी का है? क्या कोई और कंपनी उस मेडिसिन का जेनरिक वर्जन नहीं बना सकती? यहाँ पे ट्रिप्स का वेवर क्या नहीं मिल सकता है? देखिए, इंडिया और साउथ अफ्रीका ने कंबाइंडली लास्ट ईयर 2 अक्टूबर को एक पिटीशन रखी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सामने कि ये जो कोरोना वायरस से रिलेटेड वैक्सीन हैं, इनके इंफॉर्मेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर किया जाए और ट्रिप्स का वेवर मिले। 1995 का जो एग्रीमेंट है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये उन कंट्रीज को, उन कंपनीज को एक हक देता है, वो कंपनी जिन्होंने किसी कोरोना वायरस की वैक्सीन में शोध किया है, कुछ समय तक उस कोरोना वायरस की वैक्सीन को बेचने की मोनोपोली उस कंपनी की होगी अपने मन मुताबिक दाम पे। उसके जेनरिक वर्जन नहीं बन सकते, सस्ते वर्जन नहीं बन सकते। कोरोना वायरस के रिस्पेक्ट में इस चीज का वेवर मांग रही है। इंडिया साउथ अफ्रीका के साथ 100 कंट्रीज ने इसको सपोर्ट किया है वेवर को, लेकिन यूएस, यूरोपियन यूनियन, यूके और कनाडा की कुछ कंट्रीज हैं जो वेवर देना नहीं चाहती, जो चाहती हैं कि कंपनीज मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसी रखें, महंगे दामों पे वैक्सीन को बेचें। ऐसा क्यों है, इसकी बात करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है भाई सऊदी अरेबिया। ये आर्टिकल पहले समझ लीजिए। सौद मोहम्मद साहब, ये सऊदी अरेबिया के एम्बेसडर हैं इंडिया में, इन्होंने इस आर्टिकल को लिखा है और ये यहाँ पे बता रहे हैं कि किस प्रकार से सऊदी अरेबिया कुछ ऐसे स्टेप्स ले रहा है जिससे ग्रीन एनर्जी को कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया के अंदर प्रमोट किया जा रहा है। 2 इनिशिएटिव्स की यहाँ पे बात की गई, सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव और एक मिडिल ईस्ट इनिशिएटिव, मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव। तो सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव और मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव, उसके साथ साथ G20 का जब प्रेसिडेंट था सऊदी अरेबिया, तो एज प्रेसिडेंट ऑफ G20 सऊदी अरेबिया ने क्या स्टेप्स लिए। फिर नेक्स्ट बात करेंगे राइट प्रायोरिटीज। नरेंद्र मोदी जी ने रिसेंटली जो बाइडेन जी के साथ फोन पे बातचीत करी और जो बाइडेन जी ने नरेंद्र मोदी जी को आश्वासन दिलाया है कि आपके पास जो भी वैक्सीन की और मेडिकल इक्विपमेंट्स की कमी हो रही है हम प्रोवाइड कराएंगे। दुनिया भर से मदद आ रही है, लेकिन यहाँ पे यूएस का जो ट्रेडिशनल स्टांस है, देखिए हुआ ये है, इस पूरे कोरोना की महामारी में इंडिया रिस्पॉन्सिबल रहा, दुनिया भर को वैक्सीन बना के दी, पर कुछ ज्यादा ही रिस्पॉन्सिबल हो गया। इतना रिस्पॉन्सिबल हो गया कि दुनिया भर को तो वैक्सीन बना के दे लो, खुद के पास वैक्सीन नहीं बची। वहीं पे यूएसए, यूके जैसी कंट्रीज ने क्या किया है कि इतनी ज्यादा वैक्सीन खरीद के स्टॉक पाइल कर ली है, उनकी जितनी आबादी है उससे एक्स्ट्रा लाखों करोड़ों में तादाद है इनके पास वैक्सीन की। तो यहाँ पे बहुत सारी डिमांड्स आ रही कि एक्स्ट्रा वैक्सीन तो कम से कम दे दो भाई देशों देशों को। तो इस रिस्पेक्ट में यहाँ पे इंडिया और यूएस के बायलैटरल रिश्ते और स्ट्रेटेजिक रिश्ते और स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बातचीत करी गई, तो इसको देखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे ट्रू नेम। देखिए, आर्मेनिया और टर्की, अगर आप आर्मेनिया टर्की की बात करो, रिसेंटली ये काफी न्यूज में रहे। आपको पता है कि नगोर्नो काराबाग को लेके अजरबैजान और आर्मिया ने रिसेंटली ही एक जंग लड़ी थी 2020 में, जिसको मैंने एक्सटेंसिवली क्लियर किया था, वो पढ़ाया भी था। वहां पे आर्मेनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा अजरबैजान के कंट्रोल में चला गया। अजरबैजान को इस लड़ाई में बहुत होल हार्टेडली सपोर्ट कर रहा था कौन? टर्की। समझ गए? मतलब आप कह सकते हो कि टर्की और आर्मेनिया के रिश्ते बहुत खराब है, और आज से खराब नहीं है। 1915-16 में ओटोमन टर्क्स ने बहुत बड़ी तादाद में आर्मेनियन लोगों को मारा था। तो क्यों मारा था और उसके रिस्पेक्ट में यूएस प्रेसिडेंट ने रिसेंटली जो बाइडेन ने क्या कहा है, इन 2 बातों को हम इस आर्टिकल में देखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं प्रैग्मेटिक अप्रोच फॉर कोविड-19, लेफ्ट्स बिग बैटल इन बंगाल। इनको अभी के लिए मैं छोड़ रहा हूं। एक और आर्टिकल है जिसको मैं छोड़ रहा हूं, लेकिन इसके ऊपर मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं एक अलग से पीपीटी प्रोवाइड करूंगा, बिकॉज दिस इज अ डिफरेंट आर्टिकल। कि भाई वो जो इंडिया के फिशरमैन होते हैं जो फिश पकड़ने लगते हैं, लेकिन इंटरनेशनल वाटर्स में बाउंड्री तो दिखाई पड़ती नहीं है, तो कभी कभी पाकिस्तानी नेवी इनको पकड़ लेती है और वो वहाँ की जेलों में सड़ रहे हैं। अक्सर का जब किसी एक ऐसे विक्टिम की मौत हो जाती है तो न्यूज़ में आता है, जैसे कि रमेश ताबा सोसा, ये एक इंडियन फिशरमैन थे, 2019 में पकड़ लिए गए थे। अभी के लिए मालिर जेल कराची पाकिस्तान में एक प्रिजन हॉस्पिटल में इनकी मौत हो गई 26 मार्च 2021 को। तो अब इनकी शव को वापस लाने की बात की जा रही है। तो कुल मिला के यहाँ पे ये जो हार्मलेस फिशरमैन है, जिनका कोई लेना देना नहीं पॉलिटिक्स से, मिलिट्री से, चाहे वो पाकिस्तान के हो चाहे वो इंडिया के हो, एक दूसरे की जेलों में सड़ रहे हैं, तो क्या इसके रिस्पेक्ट में कुछ परमानेंट सॉल्यूशंस निकाले जा सकते हैं? तो इनकी बात करेंगे। तो ये 4 आर्टिकल्स पे डिस्कस करते हैं। बेसिकली फिशरमैन वाला आर्टिकल मैं अलग से कवर करूंगा किसी और वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, कर दीजिए। ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हैं। मेरे चैनल हर्षित द्विवेदी एजुकेशन के
प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको अलग अलग टॉपिक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। लक्ष्मीकांत की पॉलिटी, स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, लक्ष्मीकांत की पॉलिटी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। रमेश सिंह की इकोनॉमिक्स की वीडियोस बन रही हैं, बहुत लंबे समय से आप लोग शिकायत कर रहे थे सर रमेश सिंह की वीडियो नहीं आ रही। कल ही मैंने 2 वीडियोस डाली हैं 40-40 मिनट से ज़्यादा की। वैसे तो मैं 20 मिनट की वीडियो बनाता हूँ, बट मुझे लगा कि 20 मिनट की 4 बनाऊंगा तो शायद ज़्यादा समय लग जाए, इसलिए मैंने 40-40 मिनट की 2 डाल दी हैं। उससे होगा क्या कि कम समय में ज़्यादा टॉपिक क्लियर होगा, चूँकि आपका एग्जाम पास आ रहा है। आपको ऐसी और वीडियोस मिलेंगी तो आप मेरे लेटेस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। स्पेक्ट्रम मिडल हिस्ट्री की वीडियोस भी बन रही है, तो अगर आपको वीडियोस को फायदा मिल रहा है तो ज्वाइन बटन दबा सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, रेगुलर क्लास जुड़ने की कोशिश करूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ और मेरे बाकी लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो शुरुआत करते हैं आप पेटेंटली रॉन्ग रिजीम। ओवर द लास्ट फ्यू डिकेड्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हैज सर्व्ड एज अ लीथल बैरियर टू द राइट टू एक्सेस हेल्थ केयर। आप देखिए कि जबरदस्त पैंडेमिक फैला हुआ है, ग्लोबल रिजीम हिल गया है, लेकिन अब भी जो मोनोपोली राइट्स हैं ओवर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स, उनको कोई कुछ नहीं बोल रहा। मोनोपोली राइट्स मतलब कुछ कंपनी के हाथ में दवाइयों की कमान आ गई, जैसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हो गया, जैसे भारत बायोटेक हो गया, ऐसी दुनिया भर में और कंपनीज हैं, फाइजर की वैक्सीन, मॉडर्ना की वैक्सीन। तो इन कंपनीज के पास इन वैक्सीन को बनाने की कमान आ गई। अब इन कंपनीज के पास 2 लेवरेज है। एक, वो इन दवाइयों का दाम अपने हिसाब से रख सकते हैं और दाम वो ज़्यादा ही रखते हैं। दूसरा, कुछ समय तक इस दवाई का, जैसे फाइजर की दवाई है, तो उस दवाई का कोई जेनेरिक वर्जन दुनिया में कहीं नहीं बन सकता, उस दवाई को केवल फाइजर बना सकता है। अभी इसके चलते होता क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रूल के अंदर आप इस प्रकार के नियम कानून बना तो देते हो, लेकिन यहाँ पे आप ह्यूमन लाइफ को इग्नोर कर देते हो, इक्विटेबल एक्सेस ऑफ वैक्सीन को यहाँ पे इग्नोर कर देते हो, एक नियो लिबरल ऑर्डर को प्रमोट करते हो, जहाँ पे अमीरों को कहीं ना कहीं फायदा होता है, रिच कंट्रीज को फायदा होता है, और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज में चली जाती हैं। इस रिस्पेक्ट में लास्ट ईयर 2020 में 2 अक्टूबर को इंडिया और साउथ अफ्रीका ने एक पिटीशन सबमिट की WTO में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, और इन्होंने बोला कि हम रिक्वेस्ट करते हैं दैट देयर शुड बी अ टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ रूल्स अंडर द 1995 एग्रीमेंट ऑफ ट्रिप्स। A waiver was sought to extend that the protection offered by TRIPS impinged on the containment and treatment of COVID-19। कोविड-19 को ट्रीट करने के लिए वैक्सीन की जरूरत है, दवाई देने की जरूरत है। अभी दवाई देनी है तो वही दवाई दोगे जो इन कंपनी से कंट्रोल के अंदर में। इन कंपनीज को प्रोटेक्ट किसने किया है, तो WTO के ट्रिप्स ने प्रोटेक्ट किया। WTO का ट्रिप्स क्या बोलता है कि कुछ समय तक इस दवाई के, एक पर्टिकुलर दवाई के वर्जन को वो कंपनी ही बेच सकती है और अपने मन मुताबिक दाम पे बेचेगी। तो यहाँ पे इंडिया साउथ अफ्रीका ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ट्रिप्स के अंदर वेवर दिया जाए। क्यों वेवर दिया जाए, क्योंकि भैया कोविड-19 बहुत बुरी तरीके से फैल रहा है, ये महामारी के चलते बहुत सारे लोग मर रहे हैं। तो ये जो ट्रिप्स का आप कह सकते हो नियम कानून है ना, कि दवाई के जेनरिक वर्जन नहीं बन सकते, दवाई महंगी बिकेगी, इसके चलते कोविड-19 से लड़ाई नहीं हो पा रही, लोग मर रहे हैं, तो लोगों की जान बचाने के लिए यहाँ पे कोरोना में वेवर दे दो। लेकिन यहाँ पे वेवर नहीं दिया जा रहा है। ये जो वेवर की एप्लीकेशन है वो इंडिया साउथ अफ्रीका में नहीं, 100 और कंट्रीज ने यहाँ पे सपोर्ट की। लेकिन कुछ ऐसी कंट्रीज हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूएस ले लीजिए, यूरोपियन यूनियन ले लीजिए, कनाडा ले लीजिए, ये इस मूव को ब्लॉक करना चाहते हैं। ये इस मूव को क्यों ब्लॉक करना चाहते हैं, ये इस मूव को इसलिए ब्लॉक करना चाहते हैं, इनका ये बोलना है ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इन्होंने हजारों बिलियन डॉलर्स लगाए हैं वैक्सीन को बनवाने में, अभी ये प्रॉफिट कमाना चाहती हैं। अगर आप इनको प्रॉफिट नहीं कमाने दोगे तो आगे कोई बीमारी होगी तो वैक्सीन बनाएंगे नहीं। अभी उस पॉइंट पे भी थोड़ी देर में आते हैं। ये जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, यूएस, यूरोपियन यूनियन, यूके, कनाडा, ये इन मूव्स को इसलिए भी ब्लॉक कर रही हैं क्योंकि ये ज़्यादातर कंट्रीज जितनी भी वैक्सीन है अपने लिए ऑलरेडी प्रोक्योर करके बैठी हैं। समझ में आया, जितनी इनकी आबादी है उससे ज़्यादा वैक्सीन ये कंट्रीज ऑलरेडी प्रोक्योर करके बैठ गई हैं। पूरी दुनिया में मास इम्यूनाइजेशन चले चाहे ना चले कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यूएस, यूके, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, इनके पास अपनी आबादी के लिए इनफ वैक्सीन हैं। लेकिन कुछ गरीब कंट्रीज हैं जहां पे 2024 तक भी पूरी तरीके से वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि भाई इनइक्विटेबल एक्सेस बहुत ज़्यादा है। कुछ यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो उस कंट्री में पैदा नहीं हुए, तो यहाँ पे डिसएडवांटेज में। पेटेंट की बात अब यहाँ पे आती है कि भाई व्हाट इज बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ दिस पेटेंट। पेटेंट का मतलब ये है कि किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर आपका एक्सक्लूसिव राइट है। तो फाइजर अगर फाइजर की कोरोना वायरस की वैक्सीन बना रहा है तो उसको बनाने का कुछ समय के लिए एक्सक्लूसिव राइट केवल फाइजर के पास है। समझ गए। अब पेटेंट्स को किस बेसिस पे जस्टिफाई किया जाता है, 3 बेसिस पे जस्टिफाई किया जाता है। पहला, ऑन द आइडिया दैट पीपल हैव समथिंग ऑफ अ नेचुरल एंड मॉरल राइट
टू क्लेम कंट्रोल ओवर देयर इन्वेंशंस। मतलब कि अगर किसी पर्टिकुलर इंसान ने या कंपनी ने इन्वेंशन किया है तो उस इन्वेंशन के ऊपर कंट्रोल होना और उसके फायदे को कुछ समय पे के लिए क्लेम करना, ये किसी एक पर्टिकुलर इन्वेंटर का नेचुरल और मॉरल राइट है। नेक्स्ट बात करें, ऑन द यूटिलिटेरियन प्रेमाइस दैट एक्सक्लूसिव लाइसेंसेस प्रमोट इन्वेंशन एंड देयरफॉर बेनिफिट सोसाइटी एज अ होल। तो मतलब कि जब आप किसी ने कोई इन्वेंशन किया और उस इन्वेंशन का बेनिफिट उस पर्टिकुलर पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन को मिला, तो जो दूसरे इनोवेटर्स हैं इस फील्ड में, वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन हैं इस फील्ड में, वो देखेंगे कि कोई नया इन्वेंशन अगर मैं करता हूं तो उसका पूरा बेनिफिट मुझे मिलेगा और ये सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है। चूंकि इन्वेंशन जरूरी है, आगे आने वाले समय में और भी बीमारियां आएंगी, उन बीमारियों को सॉल्व करने के लिए और वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी, तो उस समय पे आपको इन्वेंशंस को प्रमोट करना पड़ेगा। अगर आप इन्वेंशंस को प्रमोट नहीं करोगे तो नया इन्वेंशन करने वाला क्या सोचेगा कि मैं इन्वेंशन कर दूंगा, बाकी फ्री में इस्तेमाल करेंगे, तो मैं क्यों मेहनत करूं। तो ओवरऑल सोसाइटी एज अ होल को बेनिफिट करने के लिए इन्वेंशंस का बेनिफिट इन्वेंटर को देना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। उसके बाद ऑन द बिलीव दैट इंडिविजुअल्स मस्ट बी अलाउड टू बेनिफिट फ्रॉम द फ्रूट्स ऑफ देयर लेबर एंड मेरिट। तो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन ने मेहनत करके कोई चीज बनाई है तो कहीं ना कहीं उसने मेहनत की है, उसको उसकी मेहनत का फल मिलना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो आपने मेहनत की और जो फाइनल प्रोडक्ट आपने बनाया, ये दो अलग अलग एंटिटीज नहीं, उनको आप मिला के देखो। कुछ हद तक दोस्तों ये जो बातें हैं, ये जो जस्टिफिकेशंस हैं, ये सही है। हालांकि ये बहुत लंबे समय तक कंटेस्ट का कारण रहे। बहुत बड़ा तबका तो ये बोलेगा कि नहीं भाई, तुमने इन्वेंशन किया है तो तुम फ्री में ह्यूमैनिटी के लिए प्रोवाइड करो, मोरालिटी दिखाओ। कंपनी बोलेगी हम क्यों मोरालिटी दिखाएं, हमने बिलियंस ऑफ डॉलर्स खत्म किए हैं रिसर्च पे दवाई बनाने के लिए, हम मोरालिटी दिखाएंगे तो कहाँ जाएंगे। तो अब इस पे सबके अपने अपने व्यू पॉइंट हो सकते हैं। लेकिन जब बात आती है यहाँ पे जो पर्टिकुलर क्लेम्स किए जा रहे हैं ना पेटेंट को जस्टिफाई करने के लिए, ये क्लेम्स पूरी तरीके से सही नहीं है। क्यों सही नहीं, इसकी बात करते हैं। स्पेशली जब आप बात करते हो मोनोपोली ओवर फार्मास्यूटिकल ड्रग्स एंड टेक्नोलॉजीज, ये क्लेम सही नहीं है। देखते हैं ये क्लेम सही क्यों नहीं है। इंडिया के कंटेक्स्ट की बात करते हैं। इंडिया में क्या है कि भाई आप इन्वेंशन को प्रमोट करने की बात करते हो और एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ मेडिसिन किसी एक पर्टिकुलर इन्वेंटर को दे रहे हो बनाने का। एट द सेम टाइम स्टेट के ऊपर एक वेलफेयर ऑब्लिगेशन है कि सबको बेसिक हेल्थ केयर प्रोवाइड करना है। तो ऑब्वियसली बात है, दो यहाँ पे आप कह सकते हो कि कन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स हो गए सरकार के। सरकार को इनोवेशन भी प्रमोट करना है, सरकार को इन्वेंटर को उसके राइट्स भी देने हैं, एट द सेम टाइम सरकार को लोगों को बेसिक हेल्थ केयर भी प्रोवाइड करवाना है। अब ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं। फार्मास्यूटिकल पेटेंट का जो नियम कानून है वो हमने कॉलोनियल लॉ से लिया है। अंग्रेज जो लॉ बना के गए थे उसमें फार्मास्यूटिकल पेटेंट की बात की गई थी। लेकिन 1959 में एक कमिटी बनाई गई जिसके चेयरमैन थे जस्टिस एन राजगोपाल अयंगर। उन्होंने बोला कि एथिकल ग्राउंड्स पे किसी भी फार्मास्यूटिकल पेटेंट को देना गड़बड़ है। और ये फार्मास्यूटिकल पेटेंट बड़ा गजब तरीके से दिया गया था। हुआ ये था, फार्मास्यूटिकल पेटेंट में ये बोला गया कि जो फॉरेन कॉर्पोरेशंस हैं ये पेटेंट का यूज करके कोर्ट का इंजेक्शन लेके किसी भी इंडियन एंटिटी को उस प्रकार के ड्रग्स बनाने नहीं देते। तो मान लीजिए कॉम्बीफ्लाम है, अभी कॉम्बीफ्लाम नाम का ड्रग बीमारी आप कह सकते हो बुखार को हटाने के लिए यूज होता है। किसी फॉरेन कंपनी ने कॉम्बीफ्लाम बनाई, अभी आप उस फॉरेन कंपनी को हमेशा के लिए कॉम्बीफ्लाम बनाने का ठेका दे दोगे, किसी और कंपनी के पास कॉम्बीफ्लाम बनाने का ठेका नहीं होगा, तो मतलब वो जो कंपनी कॉम्बीफ्लाम बना रही है उसके पास क्या हो गया, उसके पास सोल राइट हो गया उस दवाई को बनाने का, मोनोपोली हो गई उस दवाई को बनाने की। तो उस दवाई की दाम भी कौन प्लेस करेगा, कौन डिसाइड करेगा, वो कंपनी डिसाइड करेगी। तो ऐसे केस में तो गड़बड़ हो गई ना भाई, एक कंपनी ही सब कुछ डिसाइड कर रही। तो पेटेंट में होता यह है कि कुछ समय के लिए आपको पेटेंट दिया जाता है। ओके, आप देखोगे सरकार ने इनेक्ट किया पेटेंट एक्ट 1970 पार्लियामेंट का ये बात बोलना था कि भाई देखिए, एक लिमिट के बाद किसी दवाई के इन्वेंशन को एक पर्टिकुलर प्राइवेट कंपनी क्लेम नहीं कर सकती। एक लिमिट के बाद उस दवाई के जेनरिक वर्जन्स बन सकते हैं। समझ गया ना बात को। मतलब कि किसी ने एक बार उस दवाई को इन्वेंट कर दिया और फिर वो बोले कि भैया इसके ऊपर मेरी मोनोपोली हमेशा के लिए रहेगी, तो नहीं। पेटेंट एक्ट 1970 ने बोला कि भाई एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद या अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस कंपल्सरी लाइसेंसिंग जिसको बोलते हैं, भारत की सरकार किसी इंडियन कंपनी को ये इजाजत दे सकती है कि आप किसी वैक्सीन का जेनरिक ड्रग बना दो। और जेनरिक ड्रग्स बड़े इफेक्टिव होते हैं। बहुत सारी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज जैसे कैंसर और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के जो पेटेंटेड वर्जन ऑफ वैक्सीन हैं वो एक एक डोज 20-20 हजार का मिलता है और उसका जेनरिक वर्जन 100 या 150 रुपए का मिलता है। और जेनरिक वर्जन की इफेक्टिविटी कहीं ना कहीं आपके पेटेंटेड ड्रग जितनी होती है। जो जन औषधि पोर्टल है ना हमारा,
जन औषधि जो सेंटर्स खुले हैं हॉस्पिटल्स में, उन जन औषधि सेंटर्स में आपको जेनरिक ड्रग्स मिलते हैं, काफी सस्ते होते हैं वो जेनरिक ड्रग्स और बहुत इफेक्टिव होते हैं। तो एक बड़ी कंपनी सिप्ला जैसी अगर कोई ड्रग 20,000 रुपए का बेच रही है और वही ड्रग जेनरिक फॉर्म में 200 रुपए का बिक रहा है, तो उस 200 रुपए की दवाई की एफिशिएंसी उस 20,000 जितनी ही होगी। तो कहीं ना कहीं पेटेंट एक्ट 1970 के बाद ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज आप कह सकते हो होल्ड पकड़ के बैठी थी फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, पेटेंट के थ्रू इसको कहीं ना कहीं रोका गया। लेकिन जब इंडिया में और दुनिया भर में पेटेंट के प्रोसेस को इफेक्टिवली आप कह सकते हो पुश बैक करने लगी सरकारें, तो यहाँ पे WTO बनाने की बात करी जाने लगी। और जब ये WTO बना तो इसके अंदर एक एग्रीमेंट आया, ट्रिप्स एग्रीमेंट, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैकेनिज्म 1995। इस ट्रिप्स एग्रीमेंट ने क्या बोला और WTO के लॉ ने क्या बोला कि अगर कोई कंट्री ट्रिप्स के अंदर दिए गए लॉस को फॉलो नहीं करती है तो उसको WTO से भी निकाल दिया जाएगा। मतलब WTO के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो इंटरनेशनल नियम कानून है वो अलग अलग कंट्रीज के ऊपर बाइंडिंग है। तो अगर ट्रिप्स के प्रोटोकॉल को आप फॉलो नहीं करते हो तो आपको WTO तक से निकाला जा सकता है। समझ गए? तो कुल मिला के कैसे ना कैसे करके यहाँ पे क्या किया जाने लगा कि एक इंटरनेशनल आर्किटेक्चर बना और वो इंटरनेशनल आर्किटेक्चर इन प्राइवेट कंपनीज को एक ताकत देना चाहती है कि हाँ भाई, दवाई को बनाने की मोनोपोली आपकी है और कुछ समय तक उसको बेचने की अपने मनमाने दाम पे मोनोपोली आपकी है। लेकिन इस प्रकार का जो सेटअप था ना, इसको बहुत सारे प्रोफेसर्स ने, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने स्कैंडल बोला है, फ्लॉड बोला है, पैसा कमाने का करप्ट तरीका बोला है। जिसमें एक आते हैं ये लॉ स्कूल की प्रोफेसर एमी कैप्जाइंस्की। ठीक है, इन्होंने बोला कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज बनाए जा रहे हैं एक स्कैंडल है। आप समझिए, एड्स जिन जिन लोगों को है, आपको पता है कि एड्स है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो यहाँ पे होता क्या कि HIV वायरस आपके शरीर में घुसता है। जब वो HIV वायरस बहुत ज्यादा डोमिनेंट हो जाता है ना, तो बीमारी क्या बन जाती है? एड्स बन जाती है। अभी एड्स को सॉल्व करने के लिए और उस वायरस को सप्रेस करने के लिए भी बहुत सी वैक्सीन हैं। ये वैक्सीन इंटरनेशनली बनाई गई, लेकिन इन वैक्सीन को सस्ते में अवेलेबल कराना भी जरूरी है, क्योंकि एक लिमिट से ज्यादा महंगी वैक्सीन कोई गरीब आदमी नहीं खरीद पाएगा। तो इन एड्स वैक्सीन के जब जेनरिक वर्जन्स इंडिया में बनाए गए तो अफ्रीका के गरीब लोग भी उन जेनरिक वर्जन्स को खरीद के एड्स की दवाई खा पाए और अपनी जिंदगी को बढ़ा पाए। तो कुल मिला के एक लिमिट से ज्यादा किसी भी कंपनी को यह ताकत दे देना कि हाँ भाई तुम नाम डिसाइड करो, तुम ही बनाओगे, तुम ही बेचोगे, वो गलत है। और इसके रिस्पेक्ट में दो आर्ग्यूमेंट्स दिए गए। पहला जो आर्गुमेंट था कि एक कंपनी जिसने इन्वेंशन किया है उसको फायदा मिलना चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि अभी कोरोना वायरस की अगर आप मॉडर्ना वैक्सीन की बात करो, ठीक है, मॉडर्ना वैक्सीन को बनाने की जो टेक्नोलॉजी है, ये ज्यादातर टेक्नोलॉजी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, जो कि यूएस की एक फेडरल गवर्नमेंट एजेंसी है, उसकी बेसिक रिसर्च पे बेस्ड है। यूएस में बहुत सारी और यूनिवर्सिटीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि पब्लिकली फंडेड हैं, जिसमें सरकार ने पैसा दिया है, और इनकी रिसर्च के बेसिस पे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की रिसर्च के बेसिस पे ही ये मॉडर्ना वैक्सीन बनी है। अलग बात है कि मॉडर्ना कंपनी ने भी यहाँ पे कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी दी है। तो बेसिकली मॉडर्ना वैक्सीन को बनाने में केवल उसकी कंपनी का रोल नहीं है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जो कि एक सरकारी इंस्टीट्यूट है, और बहुत सी यूनिवर्सिटीज का रोल है। तो जब इन यूनिवर्सिटीज का रोल आ गया तो मॉडर्ना वाले ये कैसे कह सकते हैं कि भाई हमारी पूरी टेक्नोलॉजी है तो हम फायदा उठाएंगे। अगर आप बात करो ऑक्सफोर्ड की, ये एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है, इसको डेवलप करने के लिए बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने पैसा दिया, सरकारों ने पैसा दिया। इसकी 97% फंडिंग सरकारों से आई है। तो जब 97% फंडिंग सरकारों से आई है तो ये कंपनी अभी कैसे क्लेम कर सकती हैं कि नहीं भाई पैसा हमने इन्वेस्ट किया तो अब हम कमाएंगे? अरे कमाओगे तो तुम तब ना जब तुमने पूरा पैसा इन्वेस्ट किया होता। जाने कितनी यूनिवर्सिटीज की फंडिंग, जाने कितनी मेडिकल बॉडीज की रिसर्च, जाने कितनी सरकार की फंडिंग का इस्तेमाल करके तो तुमने दवाई डेवलप की है। तुमने अपने दम पे तो करी नहीं है, तो आज बेनिफिट कैसे क्लेम कर रहे हो? समझ गए बात को? तो बेसिकली आज की डेट में जो दवाइयां बन रही हैं वो पूरी तरीके से एक प्राइवेट कंपनी नहीं बना पा रही है, बहुत सारी दूसरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इस्तेमाल करके इन दवाइयों को बनाया जा रहा है। और उसके बाद अगर आप इसके ऊपर पेटेंट में लगा देते हो ना, तो वो सही नहीं है। पेटेंट को रिमूव करना जरूरी है। ये बोल देना कि कंपनी ने सारी रिसर्च की है, उसको अपनी कॉस्ट रिकवर करनी है, इसलिए पेटेंट दे देंगे, ये चीज फ्लॉड हो जाती है। ये मॉडर्ना और जो मैंने आपको एस्ट्राजेनेका के एग्जांपल्स बताए, इसको देखते हुए समझ गए। फिर दूसरी जो यहाँ पे कमी बताई जा रही है वो क्या है? दूसरी कमी ये बताई जा रही है कि भाई पेटेंट ही एक तरीका है इनोवेशन को प्रमोट करने का। यहाँ पे
जोसेफ स्टिग्लिट्स नाम के आप कह सकते हो एक इकोनॉमिस्ट हैं। उनका ये बोलना है कि ये जो आप बात बोल रहे हो ना कि भाई पेटेंट दे के ही आप किसी इन्वेंशन को प्रमोट कर सकते हो, यह बात बिल्कुल गलत है। जो साइंटिफिक आप कह सकते हो, देखिए किसी भी एक पर्टिकुलर फार्मास्यूटिकल कंपनी में रिसर्च कौन करता है? रिसर्च करते हैं साइंटिस्ट। और मेडिसिन को बेच के फायदा कौन उठाता है? उस फार्मास्यूटिकल कंपनी के मालिक। साइंटिस्ट तो वैसे भी अपनी रिसर्च करेंगे, साइंटिस्ट को कोई फंड करने वाला चाहिए। प्लस एट द सेम टाइम कोई बहुत बड़े मान लो डॉक्टर्स भी हैं और उनको अगर आपको बेनिफिट देना तो आप एक प्राइस फंड शुरू कर सकते हो। कहने का मतलब ये है किसी भी वैक्सीन को डेवलप करने के लिए पेटेंट देना जरूरी है, ये बात कहीं लिखी नहीं है। बिना पेटेंट दिए प्राइस फंड के आधार पे, इंडिविजुअल आप कह सकते हो स्कॉलरशिप्स के आधार पे, सरकार की तरफ से एक ऑनर के आधार पे या सरकार की तरफ से पुश के आधार पे कि अगर जो ढूंढ देगा उसको हम ये प्राइस देंगे, ये इनाम देंगे, इसके बेसिस पे भी रिसर्च को कंडक्ट किया जा सकता है। केवल ये बोल देना कि प्राइवेट कंपनी को पेटेंट दे के ही आप रिसर्च और इनोवेशन के इकोसिस्टम को डेवलप कर सकते हो, ये बात बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे ऑथर जो कि सुहृद पार्थसारथी जी हैं, एडवोकेट है मद्रास हाई कोर्ट में, इनका यह बोलना है कि भाई ग्लोबली चैलेंज ज़्यादा है, ट्रिप्स रिजाइम कहीं ना कहीं कोरोना की फाइट को लड़ा रहा है, ट्रिप्स रिजाइम का वेवर मिलना चाहिए, सारे नेशंस को मिलकर काम करना चाहिए। अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं, लेकिन एक्चुअली में अच्छी अच्छी बातें इतनी आसानी से होती नहीं है, ये हम सब जानते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं आर्टिकल पे, मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ अ ग्रीन एरा टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, सऊदी अरेबिया हैज लॉन्च्ड द सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव एंड द मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव। देखिए, अगर आप कोविड-19 के पैंडेमिक की बात करिए तो कोविड-19 के पैंडेमिक में एक चीज़ तो बहुत ज़रूरी है जानना कि कलेक्टिव एक्शन चाहिए। जितने भी इंटरनेशनल कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, ये पैंडेमिक और क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल चैलेंज है, अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस है, एक्सेप्शनल ग्लोबल रिस्पांस की ज़रूरत है, इसलिए इमीडिएट बेसिस पे हेल्थ इमरजेंसी के साथ लड़ना है और एक क्लाइमेट रिजिलियंट ग्लोबल इकोनॉमी डेवलप करनी है। अच्छी अच्छी बातें। अब अगर आप एम्बिशियस हो तो आप गोल अटेन कर लोगे, ज़रूरी नहीं है। तो आप यूपीएससी के लिए एम्बिशियस हो, मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगा, मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगा, अभी एज भी एलिजिबल नहीं हुई है बट मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगा, ये एम्बिशन ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन गोल को पाने के लिए सिर्फ एम्बिशन, सिर्फ जोश ले आना वो जरूरी नहीं है। आपको परसिस्टेंटली पेशेंस के साथ अपने गोल की तरफ धीरे धीरे अग्रसर होना पड़ेगा। यहाँ पे सऊदी अरेबिया का एग्जाम्पल इस रिस्पेक्ट में दिया जा रहा है। रिसेंटली सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज, जो कि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी हैं किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि भाई क्लाइमेट चेंज के थ्रेट के साथ लड़ने के लिए सऊदी अरेबिया यहाँ पे दो इनिशिएटिव्स को लॉन्च कर रहा है। कौन कौन से दो इनिशिएटिव हैं? एक है सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव, एक है मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव। फिर यहाँ पे सऊदी के एम्बेसडर साहब क्या बोल रहे हैं कि भाई सऊदी अरेबिया G20 की प्रेसिडेंट था और इस प्रेसिडेंसी के दौरान सऊदी अरेबिया ने प्लैनेट को सेफगार्ड करने के लिए बहुत से स्टेप्स लेने की बात की है। जो सऊदी की लीडरशिप थी G20 की समिट की, उसमें उन्होंने ये पॉइंट आउट करने की कोशिश की कि ऐसे क्लाइमेट चेंज निगेटिवली प्लैनेट को इम्पैक्ट कर रहा है, लोगों को इम्पैक्ट कर रहा है, वेलबींग को इम्पैक्ट कर रहा है। तो G20 की प्रेसिडेंसी के दौरान जब सऊदी अरेबिया प्रेसिडेंट था G20 का, बहुत सारे इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया गया, जैसे कि ग्लोबल कोरल रीफ रिसर्च और डेवलपमेंट एक्सेलरेटर प्लेटफॉर्म बनाया गया, जिससे कि साइंटिफिक नॉलेज और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को एक्सेलरेट किया जा सके कोरल रीफ सर्वाइवल की फील्ड में, कंजर्वेशन की फील्ड में, रेजिलियंस, एडेप्टेशन और रिस्टोरेशन की फील्ड में। समझ गया? उसके बाद आप देखोगे कि जो G20 के लीडर्स हैं उन्होंने एक्नॉलेज किया कि सर्कुलर कार्बन इकोनॉमी जो प्लेटफॉर्म है कि एक टूल की तरह काम कर सकता है टुवर्ड्स अफोर्डेबल, रिलायबल एंड सिक्योर एनर्जी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। कुल मिला के यहाँ पे सऊदी अरेबिया के एम्बेसडर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सऊदी अरेबिया क्लाइमेट चेंज में क्या क्या कर रहा है। आप बोलोगे ये हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए ऐसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि जब क्लाइमेट लीडरशिप की बात आती है, इंडिया कैसे क्लाइमेट लीडरशिप कर रहा है और कैसे वो एग्जाम्पल्स ले सकता है, उसके रिस्पेक्ट में आप सऊदी अरेबिया के इन एग्जाम्पल्स को कोट कर सकते हो। सऊदी अरेबिया की G20 की प्रेसिडेंटशिप के दौरान ग्लोबल कोरल रीफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सेलेरेटर चलाया गया, सर्कुलर कार्बन इकोनॉमी प्लेटफॉर्म पर फोकस किया गया। फिर सऊदी अरेबिया के खुद के ग्रीन इनिशिएटिव्स के नाम, जैसे कि सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव, मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव, ये इन्फॉर्मेशन अगर आप एक छोटे से पैराग्राफ में कोट करके एज एन एग्जाम्पल टू अडॉप्ट लिख देते हो इंडिया के लिए, आपको नंबर्स मिल सकते हैं। मतलब कि देखिए, इस बात में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इंडिया इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस से सीखे। हम जो कुछ भी आसपास करते हैं, हम हमेशा बेटर अल्टरनेटिव्स देखते हैं और बेटर अल्टरनेटिव्स हमको कहीं ना कहीं दूसरे लोगों में ही नजर आते हैं। तो आप 40,000 रुपये महीना कमाते हो,
कोई दूसरा 70,000 रुपये महीना कमा रहा है, तो आपके लिए तो बेटर अल्टरनेटिव वो है ना। तो उससे अगर आपने एग्जाम्पल लिया आगे बढ़ने का, इंस्पायर हुए, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उस केस में इंडिया अगर यहाँ पे सऊदी अरेबिया से इंस्पायर होकर कुछ अच्छा करता है तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। और इस एग्जाम्पल को अगर आप एक बैलेंस तरीके से कोट करते हो आंसर में, तो आपका आंसर भी कहीं ना कहीं एनरिच होगा। बात करते हैं सऊदी की ग्रीन इनिशिएटिव की। ये सऊदी का ग्रीन इनिशिएटिव क्या क्या प्रॉमिस करता है। तो भाई वेजिटेशन कवर बढ़ाएंगे, कार्बन एमिशंस रिड्यूस करेंगे, पॉल्यूशन को कॉम्बैट करेंगे, लैंड डिग्रेडेशन कम करेंगे, मैरीन लाइफ को प्रिजर्व करेंगे। सऊदी अरेबिया के किंगडम में 10 बिलियन ट्रीज को प्लांट किया जाएगा और इनका टारगेट है कि कार्बन एमिशंस को ग्लोबल कॉन्ट्रीब्यूशंस के, जो ग्लोबल कॉन्ट्रीब्यूशन आता है ना कार्बन एमिशन का, उससे लगभग 4% कम करना है। ओवरऑल सऊदी अरेबिया ये टारगेट कर रहा है 2030 तक हम लोग रेन्यूएबल एनर्जी के थ्रू अपनी 50% पावर बढ़ाएंगे। और इससे होगा क्या कि इनका कार्बन स्पेस कम होगा। जब इनका कार्बन स्पेस कम होगा तो पूरी दुनिया के रिस्पेक्ट में इनके जो कार्बन एमिशंस हैं वो 4% कम हो जाएंगे। फिर यहाँ पे सऊदी अरेबिया अपने प्रोटेक्टेड एरियाज को भी इंक्रीज करने की बात कर रहा है। प्रोटेक्टेड एरियाज जैसे कि इंडिया में नेशनल पार्क हो गए, बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, रिजर्व फॉरेस्ट हो गए, इस प्रकार के आप एरियाज को प्रोटेक्टेड एरियाज बोलते हो। तो दुनिया भर का टारगेट है कि भाई 17% ऑफ द इलाका को प्रोटेक्टेड रखना है। सऊदी अरेबिया ने बोला है कि हम अपने 30% इलाके को प्रोटेक्टेड करेंगे, लगभग 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर के इलाके को प्रोटेक्टेड करेंगे। ये तो हमने बात की सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव की। अब बात करते हैं मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव। मिडिल ईस्ट में एक कंट्री है सऊदी अरेबिया। अभी मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव में सऊदी अरेबिया ने बोला है कि हम गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल की कंट्रीज के साथ मिलके, रीजनल पार्टनर्स के साथ मिलके 40 बिलियन और एडिशनल ट्रीज लगाएंगे वेस्ट एशियन रीजन में। ठीक है ना। जो टोटल टारगेट है पूरी दुनिया का 1 ट्रिलियन ट्रीज लगाने का, वो 5% यही पूरा हो जाएगा। तो 40 बिलियन कौन लगा रहा है? गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल के साथ मिलकर सऊदी अरेबिया लगा रहा है। सऊदी अरेबिया खुद से अपने कंट्री में कितने लगा रहा है? तो वो लगा रहा है 10 बिलियन। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं 5% ऑफ द ग्लोबल टारगेट ऑफ 1 ट्रिलियन ट्रीज यहाँ पे सऊदी अरेबिया और जो आसपास का वेस्ट एशिया का रीजन है वो लगाने की टारगेट कर रहा है। इसके थ्रू ये लोग 2.5% ऑफ द ग्लोबल कार्बन लेवल्स को कम करने का टारगेट कर रहे हैं। ठीक है भाई। उसके बाद देखिए और सऊदी अरेबिया मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव में क्या कर रहा है। तो इट हैज बीन शेयरिंग इट्स एक्सपर्टीज एंड नो हाउ विद इट्स नेबरिंग कंट्रीज टू रिड्यूस कार्बन एमिशंस फ्रॉम हाइड्रोकार्बन प्रोडक्शन इन द रीजन बाय 60% एंड ग्लोबली बाय 10%। यानी वेस्ट एशिया रीजन में जो हाइड्रोकार्बन प्रोडक्शन की वजह से कार्बन प्रोडक्शन हो रहा है उसको ये टारगेट कर रहे हैं कि 60% तक कम करेंगे, और पूरी दुनिया में जो कार्बन एमिशन हो रहा है उसको 10% तक कम करेंगे। सऊदी अरेबिया अभी के लिए दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर और यूटिलाइजेशन प्लांट चला रहा है, जिसके चलते 500,000 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को पूरे एक साल में फर्टिलाइजर और मिथेनॉल में बदला जाता है। देखिए फर्टिलाइजर्स और मिथेनॉल प्रोड्यूस किए जाते हैं। अभी फर्टिलाइजर और मिथेनॉल को प्रयोग करने के लिए पूरे साल में 500,000 टन ऑफ CO2 का ये जो एमिशन है एटमॉस्फेयर में, इसको कैप्चर करके फर्टिलाइजर और मिथेनॉल बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इससे हो क्या रहा है? इससे हो ये रहा है कि यूजेबल फॉर्म में बदला जा रहा है एक पॉल्यूशन को। मतलब पॉल्यूशन के फॉर्म में जो CO2 कल की डेट में ग्लोबल वार्मिंग करता, उसको पॉल्यूशन के फॉर्म से निकाल के फर्टिलाइजर मिथेनॉल में बदल के आप यूजेबल फॉर्म में बदल रहे हो और उसके डिलीटीरियस इंपैक्ट को भी कहीं ना कहीं थोड़ा कम कर रहे हो। फिर देखिए सऊदी अरेबिया और क्या क्या कर रहा है। तो इट ऑपरेट्स वन ऑफ द रीजन्स मोस्ट एडवांस्ड CO2 इनहैंस्ड ऑयल रिकवरी प्लांट्स। तो दैट कैप्चर्स एंड स्टोर्स 8 लाख टन ऑफ CO2 एनुअली। तो एक CO2 एनहांस्ड रिकवरी प्लांट्स है। बेसिकली एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल के किसी नेचुरल स्टोरेज में बंद करके रख देना, तो 8 लाख टन ऑफ CO2 एनुअली न्यूट्रलाइज करेगा सऊदी अरेबिया इस मैकेनिज्म के थ्रू, ये सऊदी अरेबिया बोल रहा है। और कार्बन कैप्चर के प्लान्स को डिप्लॉय करने की बात कर रहा है सऊदी अरेबिया। उसके लिए स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है सऊदी अरेबिया के अंदर। सऊदी अरेबिया नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस को भी अडॉप्ट कर रहा है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल सऊदी अरेबिया ऑलरेडी इंडिया के साथ हाथ मिला चुका है फरवरी 2019 में। किसके थ्रू? सऊदी अरेबिया ने ज्वाइन कर लिया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और अब सऊदी अरेबिया इंडिया के साथ मिलकर रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को डेवलप कर रहा है, सोलर पावर को डेवलप कर रहा है। और जब आप कह सकते हो बाद में इंडियन प्राइम मिनिस्टर 2019 में सऊदी अरेबिया गए तो बहुत सारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स और एग्रीमेंट साइन हुए, जिसमें रेन्यूएबल एनर्जी में एक दूसरे की मदद करने की बात की। किसने? सऊदी अरेबिया ने और इंडिया ने। ठीक है, ये सब बातें यहाँ बताई गई हैं। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बेसिकली आप कह सकते हो कि सऊदी अरेबिया के रिस्पेक्ट में उनके एम्बेसडर साहब ये बोल रहे हैं कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं ग्रीन इनिशिएटिव में, जितना हमको करना चाहिए हम उससे ज़्यादा कर रहे हैं। तो हर दुनिया की कंट्री ये दिखा रही है
ये एनवायरनमेंट की फील्ड में हमने ये किया, एनवायरनमेंट की फील्ड में हमने ये किया। एक बात तो डेफिनेट है, सऊदी अरेबिया काफ़ी डेजर्ट टाइप के इलाके में आता है, काफ़ी ड्राई टाइप के इलाके में आता है। सऊदी अरेबिया का जो मैनेजमेंट है ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ को लेके, एनवायरनमेंट को लेके, उससे इंडिया को डेफिनेटली मदद मिल सकती है। तो और एक बात, 2016 में जो सऊदी के क्राउन प्रिंस थे, उन्होंने एक विजन 2030 रिलीज किया था। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव रोड मैप था जिससे सऊदी अरेबिया के सिटीजन्स की जो लाइफ की क्वालिटी थी, इसको इम्प्रूव करने का इन्होंने टारगेट किया। तो आप कह सकते हो कि अपने इन्वायरमेंटल सेक्टर को एक अलग ही प्रकार से रीओरिएंट करके, रीफॉर्म करके, एक नए प्रकार से सामने रखने की कोशिश की सऊदी अरेबिया में। सऊदी अरेबिया के अंदर के दो इनिशिएटिव्स इस रिस्पेक्ट में बात की जाती है, एक है नियोम, एक है द लाइन। एक्चुअली ये जो नियोम नाम का इनिशिएटिव है ना, ये एक जगह है सऊदी अरेबिया में। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो शेडेड पोर्शन आपको नजर आ रहा है, बेसिकली दिस रिप्रेजेंट्स द नियोम, और इसी नियोम के अंदर द लाइन करके आप कह सकते हो एक इलाका है। इन जगहों पे सऊदी अरेबिया बिल्कुल रोल मॉडल सेटअप कर रहा है सस्टेनेबल हैबिटेट का। सस्टेनेबल हैबिटेट का मतलब समझते हैं ना, एक ऐसा इलाका जहाँ पे सारे नेचुरल प्रोसेसेस सिंक में हैं, जहाँ पे सब कुछ इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल तरीके से हो रहा है, जहाँ पे सारा डेवलपमेंट प्रोसेस इस प्रकार से किया जा रहा है कि नेचर पे एक लिमिट से ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े, नेचर की कैरिंग कैपेसिटी से कम ही उसको एक्सप्लॉइट करें। और इसके लिए कुछ सस्टेनेबल हैबिटेट्स, आप कह सकते हो रोल मॉडल सस्टेनेबल हैबिटेट्स बना रहा है सऊदी अरेबिया। नियोम नाम की जगह इसको बोलते हैं। कहाँ पे है सऊदी अरेबिया में, आपको दिखा रहा हूँ, उस नियम के अंदर ही द लाइन आता है। तो इस नियम को और इस द लाइन को आप कोट कर सकते हो। बेसिकली ये आपसे पूछा कैसे जाएगा, यूपीएससी प्रीलिम्स में आपको पूछा जा सकता है, वर्ड नेम नियम और द लाइन इज इन विच एरिया, तो वेस्ट एशिया लिख देगा, ये 4-5 कंट्रीज का नाम दे देगा और बोलेगा कि ये कौन सी कंट्री में पड़ते हैं। तो नियम और द लाइन, ये याद रखिएगा, ये सऊदी अरेबिया में है। सस्टेनेबल हैबिटेट्स के आप कह सकते हो आइडियलिस्टिक एग्जांपल्स हैं ये, जिनको सऊदी अरेबिया डेवलप कर रहा है। तो ये बात याद रखिएगा। यहाँ पे सऊदी अरेबिया के स्टैंड को किस प्रकार से जस्टिफाई किया जाता है, तो वर्ल्ड बैंक पहले ही बोल चुका है कि जब भी रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में आप $1 खत्म करते हो, तो उससे जो ओवरऑल बेनिफिट्स हैं वो $4 के निकल के आते हैं। तो नियोम प्रोजेक्ट है, उसमें $15 बिलियन इन्वेस्ट किए सऊदी अरेबिया ने, रेन्यूएबल और सोलर प्रोजेक्ट्स में $10 बिलियन, इस प्रकार की बहुत सी चीज़ें सऊदी अरेबिया कर रहा है। तो जिस प्रकार के सस्टेनेबल हैबिटेट्स नियम और द लाइन जैसे सऊदी अरेबिया डेवलप कर रहा है, उस प्रकार के सस्टेनेबल हैबिटेट्स इंडिया डेवलप कर सकता है, देश के बाकी देश डेवलप कर सकते हैं। ये सब बातें भी आप यहाँ पे कोट कर सकते हो। ठीक है भाई, तो ये था पूरा एनालिसिस। अगले आर्टिकल पे चलते हैं। अगला आर्टिकल है द राइट प्रायोरिटीज। द राइट प्रायोरिटीज में क्या बताया जा रहा है, देखते हैं। ऑन यूएस कोविड-19 एड टू इंडिया। देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। रिसेंटली नरेंद्र मोदी साहब और जो यूएस प्रेसिडेंट है जो बाइडेन साहब, इनकी फ़ोन पे बातचीत हुई, और फ़ोन पे बातचीत के दौरान यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन जी ने नरेंद्र मोदी जी को भरोसा दिलाया कि हम जल्दी से जल्दी आपके पास कोविड-19 से रिलेटेड सप्लाईज को पहुंचाएंगे। एक्चुअली में हुआ ये था कि इंडिया ने मदद की अपील जारी की थी यूएस को, और यूएस की तरफ से ऐसा लग रहा था डिले हो रहा था, तो बहुत से सवाल उठाए जा रहे थे यूएस के ऊपर। प्रियंका चोपड़ा जी ने ट्वीट किया, और भी बहुत सारे आप कह सकते हो पब्लिक फंक्शनरीज दुनिया भर के जो डिप्लोमेट्स हैं वो यूएस को स्टेटमेंट इशू कर रहे थे। यूएस की कांग्रेस में जो बिजनेस चैम्बर्स में, जो एकेडमिक्स में जो लोग हैं, वो यूएस की सरकार के ऊपर प्रेशर डाल रहे थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे यूएस ऑफिशियल्स ने, खुद बाइडेन ने मोदी जी को बात की और बोला कि भाई हम इंडिया के साथ जितना हो सकेगा उतना मदद करने की कोशिश करेंगे। हालात इंडिया के बहुत खराब है, 3 लाख से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, इनफैक्ट 3.5 लाख से ज़्यादा रिकॉर्ड नंबर ऑफ डेथ्स हो रही हैं। तो बेसिकली इंडिया को शॉर्ट टर्म में अब्रॉड से क्या क्या चाहिए, तो आप कह सकते हो मेडिसिन चाहिए, ऑक्सीजन मैनेजमेंट डिवाइसेस चाहिए, कंसनट्रेटर्स, जनरेटर्स, ऐसी बहुत सी चीज़ें चाहिए। यूएस के साथ साथ बहुत और कंट्रीज़ हैं जो यहाँ पे ओपनली इंडिया की मदद कर रही हैं। सिंगापुर, सऊदी अरेबिया और फ्रांस, ये 3 एग्जाम्पल्स हैं जहाँ से इमरजेंसी बेसिस पे मैक्सिमम अमाउंट में लिक्विड ऑक्सीजन को इंडिया में भेजा जा रहा है। बात की जाए इंडिया और यूएस के रिस्पेक्ट में, तो यूएस की तरफ से एक एश्योरेंस आया कि 1 हफ्ते के अंदर यूएस से सप्लाईज इंडिया में आने शुरू हो जाएंगे। यूएस का प्राइवेट सेक्टर भी आप कह सकते हो सप्लाईज को मोबिलाइज कर रहा है। यूएस के पास बहुत एक्सेसिव अमाउंट ऑफ मेडिसिन हैं, वो इंडिया के पास भेजी जाएंगी नहीं भेजी जाएंगी, इस बात पर अभी उतनी क्लैरिटी नहीं है। यूएस और इंडिया के रिश्तों को एक और रिस्पेक्ट में देखा जा रहा है, जैसे कि मैंने आज के हिंदू एडिटोरियल के डिस्कशन में पहले ही आर्टिकल में आपके साथ डिस्कस किया था कि इंडिया और साउथ अफ्रीका ने एक जॉइंट अपील पेश की थी 2 अक्टूबर 2020 को कि ट्रिप्स का वेवर दिया जाए कोविड-19 से रिलेटेड रिसोर्सेज को लेके, वैक्सीन को लेके। तो इसके रिस्पेक्ट में भी यूएस को ऊपर प्रेशर पड़ रहा है कि वो यूएस के और इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिकली इन्वॉल्व हो। हालांकि इस बात के कम चांसेस हैं कि यूएस सरकार
ट्रिप्स का वेवर देने को एग्री करेगी व्हेन इट कम्स टू कोरोना वैक्सीन। देखिए अभी भी ये जो कॉलोनियल कंट्रीज हैं, कॉलोनियलिस्ट माइंडसेट वाली कंट्रीज हैं, जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं, यहाँ प्राइवेट कॉर्पोरेट्स की बहुत चलती है और ये प्राइवेट कॉर्पोरेट्स किसी भी हाल में इन सरकारों को ट्रिप्स का वेवर तो नहीं मिलने देंगी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। मतलब कि कुल मिला के मतलब क्या है, कुल मिला के मतलब ये है कि अपनी औकात बढ़ाओ, पैसे कमाओ, कल की डेट में कुछ प्रॉब्लम हुई तो आपके पास पैसे होने चाहिए जेब में दवाई खरीदने के लिए। आप सरकारों पे या किसी दूसरे के भरोसे पे नहीं बैठ सकते कि हाँ भाई आपको प्रॉब्लम हुई तो कोई मदद करने आएगा। जो पहले का नॉर्म था ना कि गरीब आदमी हमेशा दबता है पिसता है, वही नॉर्म आज भी है, वही नॉर्म आगे भी रहने वाला है। यहाँ पे एक और बात बताई जा रही है, इंडिया ने यूएस से मदद मांगी, यूएस से मदद आने में देरी मिल रही, तो क्या इससे रिश्ते खराब हो जाएंगे? ऑब्वियस सी बात है, नहीं खराब होंगे, ये कोई रॉकेट साइंस यहाँ नहीं लिखा हुआ है। लेकिन एक बात यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट को यूएस की गवर्नमेंट से सीखनी चाहिए। यूएस की गवर्नमेंट ने जब अपने यहाँ पे केसेस को बढ़ते हुए देखा कोरोना वायरस की, तो उनको ये समझ में आया कि हमको इमरजेंसी फुट पे लड़ना है, तो उन्होंने कोरोना वायरस की बहुत सारी वैक्सीन को इंस्टॉल करके अपने पास रख लिया। उन्होंने दुनिया से पहले अपने सिटीजन्स को इंपॉर्टेंस दी। आज की डेट में अगर बहुत तेजी से वैक्सीनेशन चल रहा है यूएस में, तो यूएस को ये पता है कि हमने वैक्सीन भर के अपने पास रख ली है। इंडिया को यूएस से सीखना पड़ेगा। भले ही इंडिया के पास इतना आइडिया नहीं था कि इस हद तक कोरोना के केसेस बढ़ जाएंगे, बट फिर भी कहीं ना कहीं इंडिया को रिजर्व में वैक्सीन स्टॉक करके रखनी चाहिए थी। आज की डेट में इतनी वैक्सीन एक्सपोर्ट कर दी है बाहर कि दूसरे देशों की वैक्सीन को देखने की जरूरत पड़ रही है। तो ये कहाँ से आपकी अच्छी इमेज हो गई? मतलब पहले आपने चिल्ला चिल्ला के बोला वैक्सीन डिप्लो पे कि वी आर द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। आप दुनिया की फार्मेसी कैसे बनोगे जब आप खुद के लिए ही वैक्सीन नहीं बना पा रहे हो? समझ गए? तो यहाँ पे भारत की सरकार को भी बड़े ही दबे हुए शब्दों में क्रिटिसाइज किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? ट्रू नेम और आर्मेनियन जेनोसाइड। यहाँ पे बात की जा रही है टर्की की और आर्मेनिया की, और इसमें यूएस भी इन्वॉल्व हो रहा है। रिसेंटली जो यूएसए के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन साहब, उन्होंने एक बहुत लॉन्ग पेंडिंग प्रॉमिस को पूरा किया है। अमेरिका ने एक बहुत पहले लॉन्ग पेंडिंग प्रॉमिस किया था, किसको? आर्मेनियंस को, आर्मेनिया के लोगों को। क्या? कि वो रिकॉग्नाइज करेंगे कि ओटोमन टर्क्स ने 1915-16 में एक जेनोसाइड कंडक्ट किया था और हजारों लाखों की तादाद में आर्मेनियंस को मारा गया था। हुआ यह है दोस्तों कि 2019 में हाउस ऑफ यूएस कांग्रेस यानी सेनेट ने और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने एक रेजोल्यूशन पास किया, और रेजोल्यूशन पास करके ये बोला कि ये जो टर्क्स थे, ओटोमन टर्क्स, इन्होंने जेनोसाइड किया था किसका? आर्मेनिया के लोगों का। अब वैसे तो टर्की के जो लोग हैं वो इस बात को मानते हैं, वहाँ की जो सरकार है वो इस बात को मानते हैं कि आर्मेनियंस के खिलाफ अत्याचार हुआ है, लेकिन वो जेनोसाइड नहीं बोलते हैं। समझ गए? स्लॉटर नहीं बोलते हैं। उस समय पे 2019 में जब ये रेजोल्यूशन टेकअप किया गया था सेनेट में, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में, तो प्रेसिडेंट कौन था? डोनाल्ड ट्रम्प साहब। और डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने कहीं ना कहीं टर्किश अपोजिशन के अंदर रेसेप तैयब अर्दोगान साहब ने जब अपोजिशन दिया, उसके चलते उन्होंने ये बोल दिया कि नहीं भाई ठीक है, हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे ओटोमन टर्क्स के जेनोसाइड को। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि जो बाइडेन ने अनाउंस किया है कि हाँ, ओटोमन टर्क्स ने 1915-16 में आर्मेनियंस के खिलाफ अत्याचार किए थे, उनको मारा था, जेनोसाइड किया था। अभी अंकारा ने यहाँ पे चैलेंज किया मिस्टर बाइडेन के अनाउंसमेंट को। अंकारा ने ये बोला कि हाँ भाई, आर्मेनियंस को मारा जरूर गया है लेकिन वो जेनोसाइड नहीं था। तो यहाँ पे स्कॉलरली बेसिस को, लीगल बेसिस को यहाँ पे खंगालने की कोशिश की जा रही है। कुल मिला के टर्की के जो राष्ट्रपति हैं वो क्या बोल रहे हैं? वो ये बोल रहे हैं कि डेफिनेटली आर्मेनियंस को मारा गया था लेकिन वो जेनोसाइड नहीं था। वो वॉर टाइप की सिनारियोज थे और वॉर टाइप की सिनारियोज में चीजें पता नहीं चल पाती हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आपको बता दूं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ओटोमन टर्क्स के द्वारा 15 लाख आर्मेनियंस को मारा गया था। हुआ यह था 1914 से लेकर 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। ओटोमन अंपायर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व था। ये ओटोमन अंपायर कॉकेसस में रशिया के हाथों हार गया 1915 में। जब ये रशिया के हाथों हार गया तो कॉकेसस अंपायर की बाउंड्री पे रहते थे आर्मेनियंस। आर्मेनियंस अभी रशिया को तो हरा नहीं पाए टर्की वाले, तो उन्होंने क्या किया? आर्मेनियंस के ऊपर अपना गुस्सा उतारना शुरू किया और कहीं ना कहीं इन्होंने आर्मेनियंस को मारना शुरू किया। ओटोमन अंपायर के रूलर्स ने सोचा कि ये जो आर्मेनियंस हैं ये टर्की के अगेंस्ट बात करते हैं, ओटोमन अंपायर के अगेंस्ट बात करते हैं, उस समय टर्की नहीं था। तो आर्मेनियन विलेजर्स, आर्मेनियन सोल्जर्स, उनके इंटेलेक्चुअल्स, राइटर्स, हजारों लाखों की तादाद में आर्मेनियंस को मारा गया। उनके बच्चों को जबरदस्ती उनके घर से निकाल के सीरियन डेजर्ट में भेज दिया गया। रास्ते में बहुत सारे लोग मर गए। कुल मिला के जबरदस्त अत्याचार हुआ और कहीं ना कहीं इन एट्रोसिटीज को टर्की ने माना भी है, बट जेनोसाइड बोलने से मना कर दिया। ठीक है, अभी जब जेनोसाइड बोलने से मना कर दिया, क्यों?
टर्की का ये बोलना है कि भाई जेनोसाइड मत बोलो, उस समय की जो हालात थे वो अलग थे, उस समय ओटोमन एम्पायर का राज था, आज की डेट में जो टर्की है वो मॉडर्न टर्की है, तो उस समय की जेनोसाइड को यहाँ पे लाके हमें पब्लिकली ह्यूमिलिएट मत करो, टर्की का ये पॉइंट है। लेकिन यहाँ पे जो बाइडेन कुछ ऐसा कर रहे हैं और इसके रिस्पेक्ट में टर्की ओपनली अगेंस्ट बोल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कुछ नहीं किया था। अब कुल मिला के यहाँ पे ये सब चीजें क्यों आ रही हैं? यूएस और टर्की के जो रिश्ते हैं वो लगातार खराब होते जा रहे हैं। कौन से बेसिस पे खराब होते जा रहे हैं? 2016 में आपको याद होगा कि टर्की में कूप होने की कोशिश हुई थी, एक मिलिट्री तख्ता पलट होने की बात की थी। तो अंकारा यानी कि टर्की की जो कैपिटल है, मतलब टर्की की गवर्नमेंट यूएस के ऊपर ये इल्जाम लगा रही है कि भाई एक टर्किश इस्लामिक प्रीचर है जिनका नाम है फैथुल्लाह गुलेन। ये फैथुल्लाह गुलेन अभी के लिए यूएसए में रहते हैं। ऐसा बोला जा रहा है कि इस फैथुल्लाह गुलेन ने ये जो टर्की में कूप होने की कोशिश हुई थी 2016 में, उसमें फैथुल्लाह गुलेन एक मास्टरमाइंड था। कहीं ना कहीं इस कूप को कंडक्ट कराने में फैथुल्लाह गुलेन का हाथ था, या कूप को कंडक्ट कराने की कोशिश करने में कूप फेल हो गया था उस समय पे, ठीक है ना। अगर आपको याद हो, अगर आप मूवी मतलब और यूट्यूब चैनल्स देखते हो तो एक मार्क वीन्स करके एक यूट्यूब चैनल है, वो खाने पीने की डिशेस दिखाता है। तो मार्क वीन्स की वीडियोस में देखता हूँ, तो जिस समय पे वो अपने फूड टूर पे गया था मार्क वीन्स टर्की में, उस समय पे ही ये कूप हुआ था। खैर ये मैंने आपको बस कनेक्ट करने के लिए बता दिया कि कूप के हालात कैसे होते हैं। मतलब कूप में क्या होता है कि मिलिट्री तख्तापलट आई, उसने सिविलियन सरकार को गिराने की कोशिश की, और इसमें मास्टरमाइंड फैथुल्लाह गुलेन भी थे। ऐसा इल्जाम लगाया है टर्की ने यूएस के ऊपर, और इस बेसिस पे टर्की ने यूएस से बोला कि जो फैथुल्लाह गुलेन नाम का आदमी तुम्हारे यहाँ पे रहता है, इसको तुम हमें दे दो। यूएस ने देने से मना कर दिया। तो ये इवेंट है जहाँ पे टर्की यूएस के रिश्ते बिगड़ रहे हैं। एक और इवेंट है जहाँ पे टर्की यूएस के रिश्ते बिगड़ रहे हैं। टर्की ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा रशिया से। यूएस इस बात के लिए मना कर रहा था, यूएस नाखुश था कि आप रशिया से S-400 मिसाइल सिस्टम्स मत खरीदिए, लेकिन टर्की ने खरीद लिए। टर्की ने बोला भाई ये तो हमारा नेशनल डिफेंस है, हम अपने आप को तो डिफेंड करेंगे ही करेंगे, हमारी बाउंड्री सीरिया के साथ लगती है, इतना ट्रबल्ड नेबरहुड है। उसके चलते काटसा के अंदर सेक्शंस लगा दिए गए। आप यहाँ पे देखोगे कि अमेरिकन लीडर्स ने टर्की को F-35 फाइटर जेट प्रोग्राम के अंदर से निकाल दिया। मैं आपको बता दूं, टर्की बहुत लंबे समय के लिए यूएस का बहुत अच्छा दोस्त रहा है। नाटो का एलाई है टर्की, और नाटो का एलाई होने का मतलब क्या है कि कल की डेट में टर्की के ऊपर अटैक हो जाता है तो यूएस मदद के लिए जाएगा, यूएस के ऊपर अटैक हो जाता है तो टर्की मदद के लिए जाएगा। लेकिन बायलेटरल रिश्ते किस हद तक बिगड़ रहे हैं ये आप देख सकते हो। जब से नए बाइडेन साहब आए तब से रेसेप तैयब अर्दोगन इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि टर्की के रिश्ते यूएस के साथ अच्छे हो जाएं। ओके, सीरियन क्राइसिस को रिजॉल्व किया जाए, क्योंकि सीरिया का बॉर्डर लगता है टर्की के साथ, तो सीरिया में शांति कहीं ना कहीं टर्की भी चाहता है। लेकिन ये जो बाइडेन ने मूव लिया है आर्मेनिया को लेके, कहीं ना कहीं इसने रिश्ते खराब कर दिए, और टर्की भी कोई दूध का धुला नहीं है। जब नगोर्नो काराबाग को लेके आर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई चल रही थी तो अपनी नाक बीच में किसने घुसेड़ी? टर्की ने घुसेड़ी। तो यहाँ पे कोई भी दूध का धुला नहीं है, सब अपने अपने लेवल पे अपना अपना मतलब बटोर रहे हैं। समझ गया बात को? तो ये सब चीजें यहाँ पे है। कुल मिला के टर्की के रिस्पेक्ट में ऑथर यहाँ पे क्या बोला? टर्की के रिस्पेक्ट में ऑथर यहाँ पे बोल रहा है कि देखिए ओटोमन टर्क्स ने 1915-16 में क्या किया उसके लिए आज की सरकार को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन उस समय पे जो जेनोसाइड हुआ है उसके लिए अगर आप मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो तो उसमें कुछ बुरा नहीं है। आप उस चीज को डिफेंड मत करो, आप उस चीज को जस्टिफाई मत करो कि उस समय पे जो हुआ वो सही था या गलत था। आप एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। आपके मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेने से आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो जाओगे आर्मेनिया के खिलाफ क्राइम के लिए। कहीं ना कहीं आपकी ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी ग्लोबल क्रेडिबिलिटी नजर आएगी। लेकिन ऑब्वियस सी बात है आर्मेनिया के फेवर में टर्की ज्यादा नहीं बोल सकता। आर्मेनिया और टर्की का थोड़ा 36 का आंकड़ा है, तभी तो अजरबैजान की मदद की टर्की ने आर्मेनिया के खिलाफ जीतने में। आर्मेनिया के अंदर आज की डेट में इतना ज्यादा आप कह सकते हो डिप्रेसिंग माहौल है, उनका एक बहुत बड़ा इलाका अजरबैजान के पास चला गया। उसका रीजन क्या था कि टर्की ने अजरबैजान का सपोर्ट किया, और CSTO के अंदर आर्मेनिया का सपोर्ट करने रशिया आया नहीं। तो इस समय पे आर्मेनिया की जो नेशनल ऑनर है वो काफी हर्ट हुई है। ओके, तो आर्मेनिया एक छोटी सी कंट्री है जो कि कहीं ना कहीं इस पूरे पूरे आप कह सकते हो क्वैगमायर में इन्वॉल्व है। तो ये सब चीज़ें हैं भाई पूरी। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अपने व्यू पॉइंट मुझे ज़रूर दीजिएगा रेगुलरली कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, आप कुछ इंप्रूवमेंट्स चाहते हैं वगैरह वगैरह। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।